नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। सोशल मीडिया का दखल हमारी जिंदगी में बढ़ता जा रहा है और हर मामले में हमें सोशल मीडिया से सलाह मिल रही है। अब तो मामला इससे बहुत आगे बढ़ चुका है क्योंकि सोशल मीडिया पर डॉक्टरी सलाह भी मिलने लगी है। इसमें कई रील्स वाले डॉक्टर हैं तो कई गंभीर बीमारियों के शर्तिया इलाज का दावा कर रहे हैं। मतलब यह कि बिना जांच बिना पर्ची ये रील्स वाले डॉक्टर मरीज को दवा बता देते हैं। वैसे कहीं आप भी ऐसे ही किसी डॉक्टर के संपर्क में तो नहीं है? अगर हैं तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है क्योंकि बिहार के सारण जिले में एक ऐसे ही डॉक्टर पर यूट्यूब देखकर एक लड़के का इलाज करने का आरोप लगा। इस यूट्यूब वाले डॉक्टर की लापरवाही से उस लड़के की जान चली गई। सवाल उठता है कि प्रशासन क्या कर रहा है? आखिर डॉक्टरों की संस्था आईएमए की नजर ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर क्यों नहीं पड़ती? और सबसे बड़ी बात यह कि आम जनता इन ठगों के बहकावे में कैसे आ जाती है? आखिर कैसे गली से लेकर सोशल मीडिया तक झोला छाप डॉक्टर फैलते जा रहे हैं? आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देश के जाने माने डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स और कानूनी जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के सारण के झोला छाप डॉक्टर की यही वो झोला छाप क्लिनिक है जहां 15 साल के एक लड़के की जान गई है। आरोप है कि यहां लोगों को फर्जी इलाज करने वाले अजीत पुरी ने पहले यूट्यूब पर सर्जरी देखी, फिर उसी यूट्यूब वीडियो के आधार पर युवक का ऑपरेशन कर डाला। सर्जरी के बाद लड़के की तबीयत बिगड़ी और उसकी जान चली गई। ऑपरेशन करने वाला झोला छाप डॉक्टर अब पुलिस की गिरफ्त में है। पेट दर्द और उल्टी की शिकायत पर एक 15 साल के बच्चे को जो है उसके परिजन लेकर के गए थे गणपति सेवा सदन। ये मोतीराजपुर बाजार गड़खा थाना में पड़ता है। तो वहाँ पर उसने पथरी का ऑपरेशन यूट्यूब के जो प्रावधान है उसको देखते हुए, उसके वीडियो को देखते हुए उसने ऑपरेशन वहाँ पे करना शुरू कर दिया। हालत बिगड़ गई तो उसे पटना लेकर के जाया गया, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। गांव वालों की माने तो बिहार के सारण का यह फर्जी सेंटर पहले भी कई मौत की वजह बन चुका है। दरअसल आसपास के गांव के लोग यहां इलाज के लिए आया जाया करते हैं। गणपति सेवा सदन के नाम से चल रहे इस फर्जी क्लिनिक को चलाने वाला अजीत पुरी ये दावा भी करता है कि वो सभी तरह के मरीजों का इलाज कर सकता है। अजीत पुरी महज 12वीं पास बताया जा रहा है। उसको जानने वाले बताते हैं कि 2 साल वो कंपाउंडर का काम कर चुका है, लेकिन यूट्यूब पर सर्जरी और इलाज के वीडियो देखकर उसे खुद की क्लिनिक खोलने का ख्याल आया। फर्जी इलाज से गोलू नाम के जिस किशोर की जान गई है, उसके परिवार का कहना है कि वो अपने बच्चे को पेट में दर्द के बाद इलाज के लिए यहाँ लाए थे, लेकिन फर्जी क्लिनिक चलाने वाले झोला छाप डॉक्टर अजीत कुमार पुरी ने उसे एडमिट कर लिया और जबरन ऑपरेशन कर दिया। ओकरा पेट में दर्द उख रहा, हम जाके भर्ती कर देंगे। भर्ती कैला के बाद पीत में खून जांच करलन तो मैं कहलन कि थी बा पथल, तो कहलन कि ठीक बा कि जोंडिस वोंडिस सब रहलक, दवाई सुई चली तो ठीक हो गल खूब बढ़िया। हम कहन कि लड़का हमारे छोड़ दी, ठीक हो गल बा, जौन चार्ज लगा जौन कर दी। एक बार हमरा के डपेट के बेलगा दिलन, फिर दूसरका बार गईनी परिवार के लेके वो बार बेलगा दिलन। फिर एक बाद में सरपंच साहब कहन कि हम लड़का छोड़वा दी। कहलन ठीक बा, काहे ना छोड़ी लड़का तार तो छोड़ दी। फोन कर लेंगे लड़का ये नीति के नाम के बा कि पथरी वाला, बोला हाँ हाय हाय। एक बाद में बोला कि ठीक है उसको बैठा दो हमको। तो हम गए नहीं, तुम किधर गया था? हम कहने कि चाचा है हमारा गांव जवार के, उस सरपंच गए थे। तो बोला कि पर भी तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है, हमारा पास भर्ती किया है, हमको इलाज करना है, क्या करना नहीं करना है, तुमको क्या समझ, डॉक्टर है तुम। इस मामले में पुलिस ने आरोपी झोला छाप डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन बिना डिग्री ये फर्जी डॉक्टर हमारे बीच कैसे महामारी की तरह फैलते जा रहे हैं, इसकी तस्वीरें कुछ दिन पहले भी सामने आ चुकी हैं। बिहार से ये वीडियो भले पुराना है, लेकिन ये बताने के लिए काफी है कि झोला छाप डॉक्टर्स में फर्जी इलाज को लेकर ना तो किसी का डर है, न ही किसी तरह की शर्म है। क्या काम करते हैं आप? आसान हम प्रैक्टिशनर है। हाँ? एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ की प्रैक्टिशनर जी। डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। मतलब दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है। हाँ। प्रैक्टिशनर हूँ। पर ये तो गैर कानूनी है। हाँ गैर कानूनी है। तो कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा? ना,
बहुत हमारे जैसे बिहार में छाए हुए हैं, गांव-गांव में छाए हुए हैं। अरे जड़ी बूटी का काम करते हैं। अच्छा, उनको बोलने दीजिए चाचा। हाँ, तो आपने ये काम कैसे शुरू किया? मैंने किसी डॉक्टर के यहाँ जाकर सीखा और सीखने के बाद में काम शुरू कर दिया। यहीं गांव में क्लिनिक खोल रखा? हाँ, गाँव में। अच्छा, तो कभी मान लीजिए मरीज बिगड़ गया, दवाई गलत हो गया था? नहीं, देखिए 5 चीज मेरे पास रहना चाहिए, उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता है। क्या 5 चीज? बेटनीसोल, डेक्सोना, एट्रोपिन, एविल और फेनार्गन। दिक्कत केवल इस तरह के झोला छाप डॉक्टर्स ही नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर झोला छाप इलाज का लंबा चौड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। हेल्दी रहने के नुस्खों से लेकर छोटी बड़ी बीमारियों के इलाज के दावे करने वाली रील्स हमारे सामने से रोज गुजरती हैं। व्हाट्सएप पर छोटी बड़ी बीमारियों को ठीक करने की लापरवाह सलाह भी मुफ्त में मौजूद है। बिहार के सारण में जिस झोला छाप डॉक्टर के इलाज से युवक की मौत हुई है, उसने भी यूट्यूब से ही सर्जरी का अधकचरा ज्ञान हासिल किया था। ऐसे में सवाल है कि इलाज और दवाइयों जैसी संवेदनशील चीजों को लेकर सोशल मीडिया इस कदर असंवेदनशील कैसे है? क्यों कंटेंट आसानी से यूट्यूब या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी भी मौजूद हैं? सारण से आलोक कुमार जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार, डायरेक्टर एंड चीफ कैंसर सर्जन है धर्मशाला अस्पताल से। हमारे साथ डॉक्टर एम वली जुड़ चुके हैं, सीनियर फिजिशियन है, कंसल्टेंट है सर गंगाराम अस्पताल से। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी, फॉर्मल जनरल सेक्रेटरी IMA के, और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव जी, एडवोकेट, जिनसे हम चर्चा करेंगे। शुरुआत डॉक्टर अंशुमन आपसे ही करेंगे। कोई कंट्रोल है? क्योंकि अभी जो हमने रिपोर्ट दिखाई, हमारे सहयोगी चैनल ललन टॉप के ही रिपोर्टर हैं जो कि गए और वो धड़ल्ले से बता रहे हैं कि एक हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो ऐसे ही फैले हुए हैं, जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं लेकिन वो प्रैक्टिस डॉक्टर हैं, और वो ओपनली बहुत कॉन्फिडेंटली इस बात को कहते हैं और ये भी बताते हैं कि हाँ वो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, 5 चीजों की जरूरत है बस। नवजोत, ये जो वीडियो आपने ललन टॉप के सौजन्य से दिखाया, आपका ये ऑडियो वीडियो म्यूट बहुत है वायरल हुआ। इस पे सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था उस समय। ये जो भी व्यक्ति था क्लेम कर रहा था कि 5 दवाइयां होनी चाहिए और हम कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2021 में एक अविनाश झा करके एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रिपोर्टर ने मधुबनी से रिपोर्ट करी थी कि इलीगल क्लिनिक्स और नर्सिंग होम चल रहे हैं, उनकी हत्या कर दी गई। अराजकता इस कदर बिहार में है कि अगर कहा जाए बिहार इज नॉट ए स्टेट, इट इज ए प्लेनेट, तो ये अतिशक्ति नहीं होगी। मैं जब वहां जाता हूं, देखता हूं मेडिकल प्रैक्टिस की, आंकड़ा ये बताता है, 2021 का ये आंकड़ा, उस हत्या के बाद आंकड़ा निकला था, लगभग 5600 इलीगल नर्सिंग होम क्लिनिक्स चल रहे थे जिसमें सर्जरी और भर्ती करके इलाज किया जा रहा था, जो किसी भी संस्थान, जो हमारी संस्थान होती है जिसमें रजिस्ट्रेशन चाहिए क्लिनिक या नर्सिंग होम चलाने के लिए, रजिस्टर्ड नहीं थे। ओन्ड बाय नॉन डॉक्टर्स, जो ये कंपाउंडर या जिसको प्रैक्टिशनर जो बोल रहा था ये आदमी, ये लोग नर्सिंग होम चला रहे हैं, इनकी जो मर्जी। अफसोस बस एक बिना डिस्क्लोज किए बताता हूं, मीडिया में बहुत सीनियर पोजीशन पे है, उनके छोटे भाई की पत्नी का सीजरियन सेक्शन हुआ पटना, जो कैपिटल है बिहार का, वहां पे उनकी मौत हो गई। 24 साल की महिला, सीजरियन सेक्शन के तुरंत बाद मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझसे साझा किया, मैंने देखा, लिखा हुआ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, सीजरियन सेक्शन में। पता किया गया कौन कर रहा है, तो एक ट्रेंड आदमी जो किसी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ काम किया था। इमेजिन कीजिए किस लेवल की एनार्की, अराजकता है। कंट्रोल कहां से है? सबसे पहला सवाल कि मरीज ऐसे जगह जाते क्यों हैं? उपलब्धता की कमी। अगर संस्थान, सरकारी संस्थान, मेडिकल कॉलेज में इलाज की उपलब्धता नहीं है, मजबूरन वहां जाना पड़ता है। दूसरा, एजेंसी क्या कर रही है जो ऐसे क्लिनिक को मशरूमिंग होने देती है? हमारी संस्था IMA क्या कर रही है जो उनके एरिया में पनपते हुए ऐसे मशरूमिंग वाले क्लिनिक्स और नर्सिंग होम पे उनको नोटिस दे और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को इन्फॉर्म करे कि देखो इस तरह की अराजकता चल रही है। इस पर डॉक्टर नरेंद्र सैनी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब मैं लौटती हूँ, एक बार डॉक्टर एम वली का एक ओपिनियन इस पर मैं लेना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, आज की ही जो घटना है जिसको लेकर हम अब ये शो कर रहे हैं वो ये है कि यूट्यूब पर सर्जरी देखी और फिर उसके बाद सर्जरी कर डाली। अब 2 सवाल डॉक्टर साहब आपसे। पहले तो इस पर एक टिप्पणी आपकी, क्या कहेंगे? दूसरा, अब इस घटना में परिवार के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं?
ये भी बहुत हृदय विदारक घटना है। क्या बताऊं, ये डॉक्टर साहब ने, अंशुमन साहब ने जो तस्वीर बताई है, ये हमारे देश के कई भागों की तस्वीर है। एजुकेशन नहीं है, साधन नहीं है, पहुंच नहीं है, पैसा नहीं है, और ये आपने इसका कॉन्फिडेंस देखा इस आदमी का? क्या कॉन्फिडेंस है इस आदमी का? हम लोग जब किसी मरीज को कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो हमारा इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसका आदमी का कॉन्फिडेंस देखा आपने? हम प्रैक्टिशनर हैं। प्रैक्टिशनर मीन्स हम प्रैक्टिशनर हैं। वो लीगली सेव कर रहा है अपने को, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मरीजों पे। तो ये जो एटीट्यूड है, ये बहुत जगह है, छोटे शहरों में हर गली में ऐसे लोग बैठे हैं। बट ये जो वाकया है ऑपरेशन वाला, ऐसे वाकयात बहुत कम है। मेरे तो ग्रेटर कैलाश में केस हुआ था, आप अभी दिखा रहे थे, 2 लोगों को सजा 2023 में हुई। ऐसे पढ़े लिखी जगहों पे भी लोग ये काम कर लेते हैं। इनका जो एक वो होता है ना, इनमें कैरिज्मा होता है एक अपना, एक जिहालत के साथ एक इतना बड़ा कैरिज्मा होता है, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और सजा नहीं मिलती है, ये बच जाते हैं। यहाँ है प्रॉब्लम। सजा क्यों नहीं देते हैं आप भाई? सऊदी अरब में कोई ऐसा करेगा, 7 दिन बाद गला कलब कर दिया जाएगा उसको, खत्म। डॉक्टर साहब, आप अभी बता रहे गली मोहल्लों में, और यही बात डॉक्टर अंशुमन ने भी कही है, गली मोहल्लों में हर जगह पर और दूर दराज के इलाकों में फैले हुए। लेकिन प्रशासन क्या करता है? क्या प्रशासन की नजर नहीं जाती? या फिर हम ये कहें कि ये उसी तरह की दुकानें जहां से पैसा प्रशासन को जाता है? जो रजिस्टर्ड बॉडी है ना, हम पे चेक है। और जो एक आम आदमी चाट बेचते डॉक्टर की दुकान खोल के बैठ गया, उस पर कैसे प्रशासन चेक करेगा? जब तक वो कहते हैं कंप्लेंट नहीं आएगी, हम चेक कैसे करें? ये है ना हमारा जो, ये हमारी जो स्वाधीनता है, जिसको हम वो कहते हैं ना डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बहुत बड़ा शब्द हो गया हमारे देश के लिए। जो जिसकी मर्जी आए कर ले, कोई लगाम नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी का फायदा उठा रहे हैं लोग। ठीक है डॉक्टर, हाँ डॉक्टर साहब एक मिनट, जरा डॉक्टर नरेंद्र को इंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, आप फॉर्मल जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं आईएमए के। डॉक्टर साहब, क्या कंट्रोल रहता है? देखिए, अब ये कोई आज की बात नहीं है, आज हम इस पर शो कर रहे हैं। आज एक डॉक्टर ने यूट्यूब पर देखा, ऑपरेशन किया, उस व्यक्ति की जान चली गई, ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया गया। ये काम पहले क्यों नहीं होते हैं? क्यों प्रशासन की नजर इस पे नहीं पड़ती है? आईएमए इसको लेकर क्या कहता है? कोई गाइडलाइंस इसको लेकर है या नहीं? अब वो परिवार कहाँ जाएगा? आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, जिसके लिए मैं आपकी तारीफ करूंगा। पहले तो बता दूं कि डॉक्टर अंशुमन और डॉक्टर अली ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, आईएमए का काम भी अवेयरनेस क्रिएट करना है। मेरे हाथ में लॉ नहीं है। वी वांट कि लॉ हमारे हाथ में हो तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है, आपने बिल्कुल सही कहा, डेमोक्रेसी, सबने वर्ड यूज किया, डॉक्टर अली ने भी, लेकिन हम ना टू मच ऑफ डेमोक्रेसी से सफर करते हैं। एक लॉ बता दूं कि लॉ ये कहता है कि मेडिकल काउंसिल एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी पद्धति के अलावा, यानी कि जैसे मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूं तो मैं एलोपैथी के अलावा दूसरी पद्धति का इलाज भी नहीं कर सकता हूं। दो तो दूर की बात है कि मैं क्या क्या इलाज करूंगा, लेकिन मैं एलोपैथी में होम्योपैथी भी करता हूं, तो मुझे उसके लिए सेपरेट डिग्री चाहिए, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता हूँ। सिमिलरली यदि होम्योपैथी वाला डॉक्टर है तो उसको एलोपैथी नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास एलोपैथिक मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन की डिग्री ना हो। लेकिन यहाँ तो क्या होता है कि एक बिना पढ़ा लिखा डॉक्टर, बिना पढ़ा लिखा बंदा ही डॉक्टर बन जाता है, कहता है मुझे एक्सपीरियंस है या मैंने वहां पे कंपाउंडर का काम किया, उससे बन जाता है। अब इसमें आईएमए का रोल क्या है? आईएमए के पास कोई पावर नहीं है, पावर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास होती है। और हम ये बार बार अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, चाहे वो आपके मीडिया के जरिए, चाहे हड़तालें करके, चाहे लोगों के बीच में जा कर कि भाई ये आप लोग गलत काम कर रहे हैं, और दूसरा सरकार के ऊपर भी दबाव डालते हैं कि आप इस पे अलग करिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जो डेमोक्रेसी की बात की, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको लगता है कि शायद झोला छाप डॉक्टरों से उनको ज्यादा वोटिंग मिलती है, या क्या होता है, झोला छाप पर डॉक्टर नहीं। डॉक्टर साहब, फिर तो इसमें सीधी सी वही बात आ जाती है कि हमको किसी गली मोहल्ले में, डॉक्टर साहब ये तो फिर वैसा ही मामला हो गया ना, गली मोहल्ले में खोखा खोलना है, प्रशासन को, पुलिस को हफ्ता जाता है, और ये बिल्कुल वैसा ही मामला हो गया फिर तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम आईएमए बार बार इस क्वेश्चन को उठाता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास लेके जाता है,
पॉलिटिशियंस के पास लेके जाता है कि ये गलत हो रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई करिए। आपके कानून के अंदर प्रावधान है, और रायदार आईएमए ने यह भी कहा कि इस प्रावधान को और बढ़ाइए, नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दीजिए यदि कोई बिना डिग्री के कोई ऐसी दवाइयां दे रहा है तो। लेकिन पता नहीं क्यों इसके ऊपर कोई अमल नहीं होता। एक बार आशुतोष जी, आईएमए ने तो हाथ खड़े कर दिए, बता दिया कि भाई आईएमए सिर्फ और सिर्फ जागरूकता फैला सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, या शिकायत वो गवर्नमेंट को कर सकते हैं। मेडिकल लॉ है देश में, क्या कहता है मेडिकल लॉ ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को लेकर? देखिए डॉक्टर सैनी, लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर सैनी आ रही हूँ एक बार। आशुतोष जी वकील हैं, एडवोकेट हैं, जरा उनसे हम कानूनी पहलू समझ ले। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि सबने कहा कि ये बहुत ही दुखदायक जो घटना है जो हुई है, और एक बिल्कुल मासूम जो टीनेजर था उसका डेथ हो गया इस तरीके से, गलत डॉक्टर जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी उसने जो ये ट्रीटमेंट किया है। देखिए, जहां तक कानून का सवाल है तो जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट है हमारा 2019 में, उसमें क्लियर है कि जो है बिना डिग्री का कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और उसके लिए 1 साल की सजा है और 5 लाख तक का फाइन है कोई भी प्रैक्टिस करने पे। उसके अलावा देखिए कि जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स, उन्होंने भी, उनके पास भी फ्रीडम है अपने अपने कानून बनाने के लिए। जैसे कि कर्नाटका में भी कानून है, केपीएमई एक्ट है 2017 का, जिसमें 3 साल तक का पनिशमेंट है और 1 लाख तक का फाइन है अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है किसी डॉक्टर के पास प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब जैसे हम इस पर्टिकुलर केस में देखते हैं जहां पर एक मासूम की जो है मौत हो गई गलत ट्रीटमेंट के वजह से, और वो भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं था इस तरह का प्रैक्टिस करने का, मेडिकल प्रैक्टिस करने का। तो उसमें अगर हम देखें जो हमारा नया कानून भी है जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी अगर हम देखें तो सेक्शन 105 है जो कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो इसके अंदर अगर एफआईआर रजिस्टर होता है तो सजा जो है, अगर प्रूव होता है तो सजा जो है उसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है। और उसके अलावा जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है सेक्शन 61। लेकिन ये सब तभी होगा जब रजिस्टर करवाया जाएगा, जब इस पर एफआईआर होगी, कंप्लेंट जाएगी। जी कंप्लेंट जाएगी। देखिए, इसी के साथ एक और सवाल, उसका जवाब भी दीजिए। जब हम इस कानून की बात कर रहे हैं, क्या प्रशासन पर, लोकल जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, लोकल एरियाज होते हैं, क्या उन पर उनकी कोई जवाबदेही बनती है कि वो जाके चेक करें किस तरह के, इस तरह के कोई डॉक्टर्स या फिर झोला छाप क्लिनिक्स तो नहीं चल रहे? क्या उनकी कोई जवाबदेही है इसमें? क्या इसमें कोई कानून कुछ कहता है? देखिए, एक तो मैंने आपको जो बताया ये क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में, कि जो व्यक्ति इलीगल काम कर रहा है उसके लिए ये सजा का प्रावधान है, जिसके लिए एफआईआर भी अभी मेरे ख्याल रजिस्टर हुआ है, उसको अरेस्ट भी किया गया है। तो ये तो पुलिस की कार्रवाई हो गई। इसके अलावा जो मेरा अपना मानना है कि जो मेडिकल काउंसिल्स हैं जो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, मुझे लगता है कि उनको भी जो है इसके ऊपर एक जो है सख्त कदम उठाने की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट को भी देखा जाए तो अलग अलग स्टेट्स में नहीं, पर वो आईएमए तो सीधा कह रहे हैं ना, वो तो सिर्फ जाके शिकायत ही कर सकते हैं सरकारों से, वो वही कर सकते हैं। शिकायत करने के, हाँ जी, मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ कि अगर जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे हर एक स्टेट में अगर इस तरीके का प्रोविजन रखे कि जो है सडन चेक किया जाए, कोई भी आप क्लिनिक जो चल रहा है वहां पे आप जाएं और जाकर के आप चेक करें कि इनके पास सारे लाइसेंसेस प्रॉपर हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप तुरंत इंटीमेट करें और जो है तुरंत इसके ऊपर जो है कार्रवाई हो, चाहे वो क्रिमिनल एक्ट के अलावा जो एक मोरल पोलिसिंग जो होती है वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो वहां पे जाने वाला व्यक्ति है उसके नॉलेज में ये बात नहीं है कि ये सच में ये डॉक्टर है या इसके पास लाइसेंस है, ये ट्रीटमेंट करेगा। वो तो ये देखता है कि भाई इसने क्लिनिक खोला है तो इसके पास सारे लाइसेंसेस होंगे। क्या हम लाइसेंस मांग सकते हैं? हम मांग सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटरेक्शन किसी फर्जी पुलिस वाले से होता है, हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास क्या लाइसेंस है, क्या हम डिग्री मांग सकते हैं डॉक्टर की या नहीं? झोला छाप डॉक्टर अगर गली मोहल्ले में क्लिनिक खोल के बैठा है तो क्या उसकी डिग्री मांगी जा सकती है? देखिए, ऑथोरिटीज के द्वारा आरटीआई का भी प्रोविजन हमारा है, राइट टू इंफॉर्मेशन का। ये तो सिटीजन्स को दिया गया है हमारे देश में, और उसके तहत वो तो ऐसे भी मांग सकते हैं। और उसके अलावा अगर किसी को डाउट होता है कि अगर कि भी इसके पास सच में लाइसेंस है नहीं है, वो तुरंत जाकर के शिकायत करे और जो है इसमें क्लैरिफिकेशन ले। डॉक्टर सैनी, इसी पर यही सवाल आपसे डॉक्टर सैनी। हाँ, उसके बाद डॉक्टर अंशुमन आती है। जी बोलिए। ये जो डॉक्टर ये आशुतोष जी ने कहा, मैं आशुतोष जी ने कहा, मैं एक उसमें ऐड करना चाहूंगा। हर एक व्यक्ति को, हर एक डॉक्टर को ये है कि अपनी वो जो मेडिकल काउंसिल का नंबर, अपनी डिग्री
अपने क्लिनिक में लगा कर रखे, ये अनिवार्य है। नहीं लगा रहे तो उसी के तहत ही आपके ऊपर एक कोई जुर्माना लगाया जा सकता है या आपके ऊपर केस चल सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ तो यह है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कई बार सरकार के पास ऐसे व्यक्तियों के नाम लेके गई कि ये डिग्री वाले लोग नहीं है, इनकी जांच करिए, कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं पता होता, नहीं यहाँ पर कहाँ क्या होता है ये समझ में नहीं आता। हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में कई बार ऐसे नाम लेके और वहां पर पहुंचे, लेकिन कोई कुछ नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं। डॉक्टर अंशुमन जी। जी, डॉक्टर सैनी ने एक पॉइंट बिल्कुल वैलिड उठाया कि आपके प्रिस्क्रिप्शन लेटर हेड जिस पे डॉक्टर लिखता है और क्लिनिक पे आपके नाम के साथ, डिग्री के साथ, जो भी काउंसिल, मेडिकल काउंसिल, फॉर एग्जांपल दिल्ली में डीएमसी है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, इसी तरह से मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। हॉस्पिटल के लाइसेंसिंग, एक्रीडेशन, जितने सर्टिफिकेट होते हैं, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये रिसेप्शन पे डिस्प्ले होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। आरटीए की बात कौन करता है? ये जो टिप ऑफ आइसबर्ग है, जो आज केस देख रहे हैं, जिस केस में डेथ नहीं हुई, मॉर्बिडिटी मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस होके रह गए, केसेस रेफर हो गए, दूसरे हॉस्पिटल में जाके क्योर हुए, उनकी चर्चा तो नहीं हुई। ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। घोस्ट सर्जरी का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब भूतिया सर्जन जो पिछले दरवाजे से घुसता है, नर्सिंग होम ओन्ड बाई नॉन डॉक्टर्स, वहां पे ऑपरेशन करता है, कैश लेता है, निकल जाता है। ये बढ़ावा दिया ऐसे नर्सिंग होम को पनपने में, कुकुरमुत्ते की तरह जो ऐसे नर्सिंग होम हुए। इनकी कोई लाइसेंसिंग नहीं है। जब कोई इनके ऊपर मुसीबत आती है तो घोस्ट सर्जन कहता है कि हाँ ऑपरेशन मैंने किया, लेकिन इसका कोई डॉक्यूमेंट, इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है। जहां तक आईएमए की बात है, आईएमए अगर स्ट्रिक्टली ऐसे नर्सिंग होम के बारे में अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगी, अथॉरिटी नॉन डॉक्टर्स ओन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंशुमन आप भी बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर वली आप भी बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। आशुतोष जी आऊंगी आपके पास, एक मिनट। आशुतोष जी ने सारी बातें कही, वो सारी बातों की थोड़ी सी डिटेलिंग, क्योंकि आप डॉक्टर्स हैं, आईएमए की तरफ से डॉक्टर सैनी मौजूद हैं। मैं डॉक्टर अंशुमन आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जो प्रोसीजर, जो मेडिकल प्रोसीजर बताया गया, जिस कानून की बात हो रही, वो इतनी लंबी प्रक्रिया, आईएमए ने तो हाथ खड़े कर दिए। अभी देखिए डॉक्टर सैनी ने बता दिया कि उनकी मजबूरियां कितनी, उनकी लिमिटेशंस कितनी, वो केवल कंप्लेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन आगे उसको इंप्लीमेंट करना, वहां जाके छापा मारना या फिर उसको बंद करना, ये तो स्थानीय प्रशासन या सरकार का काम होता है। बिल्कुल, डॉक्टर सैनी इस पे बिल्कुल सही है। आईएमए के पास ये एग्जीक्यूशन पावर नहीं है। आईएमए जागरूकता बिल्कुल सही इन्फॉर्म कर सकता है अथॉरिटी को, जिसमें आईएएस आईपीएस नॉन डॉक्टर्स, उनको पता नहीं है कि ये कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कैसे चलना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है या एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन है कि क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए। आप बताओ, इनकी न्यूज जब मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ है कि इनका लड़के का पिता देख रहा है कि बच्चे का ऑपरेशन यूट्यूब वीडियो से देख के कर रहा है। कैसे पता चला? ऑपरेशन थिएटर क्या ऐसे बनाया जाता है? एक सर्जन को गॉल ब्लैडर की सर्जरी करने में कहा जाता है मिनिमम 3 साल का ट्रेनिंग चाहिए गॉल ब्लैडर की सर्जरी करने में। यूट्यूब वीडियो देख के सर्जरी कर रहा है, वो विजिबल है, तो उसमें स्टेरिलाइजेशन का क्या था, इन्फेक्शन कंट्रोल क्या था, हेपा फिल्टर क्या था, ऑपरेशन थिएटर कंस्ट्रक्शन क्या था। इस जगह पे सर्जरी मजबूर कर दिया। हेल्थ केयर वेंटिलेटर पे जा चुका है कंट्री का, और सब अपने अपने साइलॉज में जी रहे हैं कि हम सेफ हैं, हमारा काम तो चल रहा है, पब्लिक गर्त में जाए, पब्लिक की चिंता किसी को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार डॉक्टर वली जी, ये तो मर्डर है, और ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और झोला छाप डॉक्टर, मैं आपको याद दिला दूं, सरकारी टर्म थी जब चौधरी चरण सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे पूज्य मंत्री थे जो स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सर पर रुमाल बांधते थे, ये टर्म उन्होंने लाई थी ऑफिशियली। बट ये तो मर्डर है। ये ऑपरेशन का मत कहिए, ना इस आदमी को डॉक्टर कहिए। ऐसे जब केसेस आते हैं तो हम जैसे पढ़े लिखे डॉक्टरों पे गाज गिरती है। डोंट टॉक अबाउट डॉक्टर टर्म, डोंट टॉक अबाउट ऑपरेशन। इट इज ए मर्डर एंड डी मर्डर बाय नॉट इवन ए क्वैक, बाय नॉट इवन ए झोला छाप डॉक्टर, बाय ए पर्सन जो गणपति को बदनाम कर रहा है अपने गधेपने से। ये गणपति के नाम पे धोखा कर रहा है। ये डॉक्टर भी नहीं है, क्वैक भी नहीं है, ये धोखेबाज है, ये मर्डरर है, ये क्रिमिनल है। इसको फौरन जेल में लेके जाइए। इसको बट डॉक्टर कहिए, नहीं तो डॉक्टर जो क्वालिफाइड है उनकी जांच शुरू हो जाती है ऐसे केसेस के बाद। यहाँ पर तो अरेस्ट हो चुका है डॉक्टर वली, मर्डरर है। लेकिन ऐसे तो बहुत कॉमन चीज है, सजा नहीं होती है।
ऐसे बहुत बच कितने जाते ही मर्डर्स हैं जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, कानून उसको लेकर क्या कहता है। और डॉक्टर अंशुमन ने बड़ी सही बात कही कि जब आप एक क्लिनिक खोलते हैं उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ऑपरेशन थिएटर की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, क्या उसका ध्यान रखा जाता है या नहीं रखा जाता, उसका चेक कौन करेगा, कौन उस पर नजर रखेगा, इसी पर कानून क्या कहता है। आईएमए की तरफ से डॉक्टर सैनी हमारे साथ मौजूद है, वाले फर्जी डॉक्टरों की कर रहे हैं जिनसे सावधान होने की जरूरत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सैनी, आपके पास आते हुए अब देखिए, आईएमए ने हाथ खड़े कर दिए, केवल शिकायत हो सकती है, कानून क्या कहता है उसको लेकर आशुतोषी ने बताया। लेकिन जब आप शिकायत करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी तक जितनी शिकायतें हुई हैं उनमें से ऑन एन एवरेज कितनी शिकायतों का निवारण हुआ है, कितने डॉक्टर्स अरेस्ट हो गए? देखिए, आप मुझसे या फिर कितने क्लिनिक बंद हो गए? मैं एक टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलूंगा कि जिनके ऊपर कोई एक्शन हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक लॉ बनना और लॉ के ऊपर एक्शन होना। आप देखेंगे कितनी स्टेट्स जहां पर लॉ अच्छे से लॉ बना हुआ है और इंप्लीमेंट होता है तो वहां कितनी शांति रहती है। कुछ ऐसी भी जगहें होंगी जहां पर लॉ ही नहीं है तो वहां शांति रहती है, या वहां पर लॉ है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो वो खराब, तो वहां पे कुछ नहीं होता। तो इसमें लॉ कुछ है, कुछ उसको और तेज करने की जरूरत है। और दूसरा, इंप्लीमेंट तो 10% इंप्लीमेंट नहीं होता। आपने कहा आईएमए ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं, आईएमए हमेशा लोगों को जागरूक कराता रहता है। हम अभी भी ये काम करते रहेंगे जो हमारा काम है। हम इस पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आम पब्लिक में, लॉ की अथॉरिटीज में और लॉ को इंप्लीमेंट कराने में हमने इंडियन मेडिकल लेकिन सर, आप खुद ही कह रहे हैं कि 10% मामले हैं जिन शिकायतों का निवारण हुआ है। एक बार जरा आशुतोष जी, आप वकील हैं, जरा ये बताइए कि ऐसे मामलों की शिकायतें कहाँ की जा सकती हैं? यहाँ तो किसी की डेथ हो गई तो चलिए एफआईआर हो गई, इसके अलावा अगर किसी को पता चले, मुझे ही पता चले कि मेरे गली कोने में कहीं पर ऐसा कोई फर्जी अस्पताल या फिर कोई झोला छाप डॉक्टर है, हम कहाँ जा सकते हैं? नहीं, देखिए, एक तो पुलिस स्टेशन में तो कंप्लेंट होता ही है। दूसरा, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको पुलिस स्टेशन में कैसे कंप्लेंट कीजिएगा सर? वहां तो हफ्ता जाता होगा ना, वो तो आपकी कंप्लेंट ही नहीं लिखेंगे। देखिए, नहीं तो उसमें जैसे अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि जो है हमने बहुत सारे कंप्लेंट किए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम सरकार के पास गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा उनसे ये कहना है कि जब आप इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो आप हाईकोर्ट चाहिए ना, हाईकोर्ट में आप रिट पिटीशन डालिए, आप हाईकोर्ट से डायरेक्शन लीजिए। अगर पुलिस काम नहीं कर रही है तो सीबीआई करेगी, सीबीआई नहीं तो सीआईडी करेगी, क्राइम ब्रांच करेगा। अगर हाईकोर्ट को लगता है कि ये बहुत सीरियस मामला है, कितने सारे पीआईएल फाइल होते हैं, कितने सारे ऐसे रिट पिटीशन फाइल होते हैं जिसमें हाईकोर्ट जो है एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस देता है। अगर वो पुलिस से पहले पूछेगा, रिपोर्ट मांगेगा कि ये जो कंप्लेंट्स हुए उसके ऊपर आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है, आप कोर्ट में ला करके दिखाइए। अगर पुलिस फेल होती है या कोर्ट को लगता है कि ये तरीके से ये लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं या किसी तरह से इनका हैंड इन ग्लव्स वो काम कर रहे हैं, तो फिर वो ट्रांसफर करेगी उस इन्वेस्टिगेशन को, किसी और एजेंसी को देगी, सीआईडी को देगी, सीबीआई को देगी, क्राइम ब्रांच को देगी, ताकि रिपोर्ट आए, उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो ऐसा नहीं है कि कानून, रूल ऑफ लॉ है, बट उसको एप्रोप्रिएटली जो है उसको चलाने की जरूरत है। अब जैसे मेरे मित्र ने कहा कि भाई एज पर रूल जो है डॉक्टर को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट डिग्री लगाना है अपने क्लिनिक में, तो वो लगाने से वो तो लगा ही देगा, बट वो ऑथेंटिक डिग्री है कि नहीं है वो सवाल है ना, वो कहाँ से आप पता करेंगे? तो आप आरटीआई में जाएंगे, आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, मेडिकल काउंसिल, देखिए मेडिकल काउंसिल जो है वो डॉक्टर जिसकी डिग्री है उसको वो सर्टेन उसके लिए पॉलिसीज बनाता है, या उसको वो सर्टिफिकेशन देता है, या उसको वो लाइसेंस ग्रांट करने में उसकी मदद करता है। लेकिन जो डॉक्टर है ही नहीं, जो एक तरीके से पूरी तरह से फ्रॉडस्टर है, या जो एक क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो इलीगल काम कर रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके लिए तो जिसके हाथ में पावर है आपको उसी के पास जाना पड़ेगा जो उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले सके, उसके ऊपर एफआईआर कर सके, उसको तुरंत जो है अरेस्ट कर सके। इसी के लिए तो इतने सारे स्टेट्स में भी जो है कानून बनाए गए हैं। और अगर हम देखें तो कर्नाटका में बहुत सारे अरेस्ट किए गए, और भी 23 फर्जी डॉक्टर कर्नाटका में अरेस्ट हुए हैं। एक आंकड़ा मैं दे देती हूँ, तेलंगाना में खम्मम जिले में 122 फर्जी डॉक्टर। दिल्ली की ही बात कर लेते हैं, एक तो मामला भी डॉक्टर वली ने ही बताया था ग्रेटर कैलाश का, लेकिन इसके अलावा 2 फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई। और मैं जो कर्नाटक की बात करूं, डॉक्टर अंशुमन आपके पास आना चाहूंगी, 50,000 का जुर्माना लगाया गया। अब जो क्लिनिक खोल रहा है, जो खुद को डॉक्टर बता रहा है, जो ये भी कह रहा है कि मैं हर तरह का इलाज कर दूंगा, वो तो 50,000 रुपए जुर्माना देगा, उसके बाद वापस 2 महीने बाद खोल लेगा। क्या कानून सख्त नहीं होना चाहिए इसमें? जी नवजोत, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है मामला कि डॉक्टर एंड फर्जी, इसमें डिफरेंस डॉक्टर वली ने बिल्कुल सही हाईलाइट किया कि
मेडिकल काउंसिल और ये सारा डॉक्टर पे कानून करेगा, कानूनी कार्रवाई करेगा, ये कानूनी ये हम उस व्यक्ति को एड्रेस करते हैं, हम उसको डॉक्टर नहीं कहते, हम सीधा कहते हैं झोला छाप। अब आ जाए हम झोला छाप पे। कितने कानून आप बनाएंगे? ड्रग एंड मैजिक ऑब्जेक्शनेबल रेमेडी एक्ट कंट्री का बना हुआ है। कितने बाबा लोग इलाज कर रहे हैं, बाबा थेरेपी चल रही कंट्री में, कैंसर से कॉमन कोल्ड तक बाबा ठीक कर रहे हैं। क्या कोई इस पे कौन एक्ट करेगा? इस पे काउंसिल एक्ट करेगा? बाबा काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल तो इस पे काम नहीं करेगा। तो अब एग्जीक्यूशन अथॉरिटी हमारे ब्यूरोक्रेसी सिस्टम के पास है, जुडिशरी सिस्टम के पास है। जब तक मैंने LLB ज्वाइन नहीं किया था, मुझे भी कानूनी लैंग्वेज सुनकर डर लगता था। सिमिलरली जो डॉक्टर नहीं है उसको अस्पताल के नॉर्म्स को सुनकर डर लगता है, कहां हाई कोर्ट, PIL, CBI, ED के पास जाएगा। एग्जीक्यूशन अथॉरिटी एजेंसी इसलिए बनाई जाती है कि पब्लिक के हेल्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा ये तंदुरुस्त रहे। एजेंसी कहां है? ये क्यों चेक नहीं हो रहा है कि इलीगल एक्टिविटी हेल्थ के नाम पे क्या चल रहा है? मतलब ये धंधा बना दिया है। एक तरफ धर्म का धंधा, दूसरी तरफ स्वास्थ्य का धंधा, धंधे चल रहे हैं। एजेंसी कहां है? उनसे सवाल पूछना चाहिए। पब्लिक अपना इलाज कराने जाती है, पीड़ा में है, उसको है मेरा इलाज हो, मेरे बच्चे का इलाज हो, मैं घर जाऊं, वो क्या कोर्ट के चक्कर करेगी? ये सिर्फ कानून पढ़े लिखे डिग्रीधारी डॉक्टरों के लिए बनाए जाते हैं, इन झोला छापों के लिए नहीं बनाए जाते, क्योंकि इनसे हफ्ता वसूली की जाती है और हर एजेंसी हैंड इन ग्लव्स है इनके साथ। यही बात तो देखिए, यही बात तो अभी डॉक्टर वली कह रहे थे कि हाँ डॉक्टर सैनी एक बार आपके पास आती हूँ। डॉक्टर वली से एक सवाल करना मुझे, क्योंकि और डॉक्टर सैनी रादर आपने भी इस पॉइंट को उठाया था कि पॉइंट उसी पर उठता है जो लाइसेंस्ड डॉक्टर है उसको प्रूफ करना पड़ता है, जो है ही झोला छाप, उसके ऊपर पॉइंट कहां से उठेगा जब कंप्लेंट ही नहीं जाएगी। डॉक्टर वली एक और बात, इसी से जुड़ा एक और मामला मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर अंशुमन ने यहाँ पर कही कि बाबा डॉक्टर या फिर तमाम दूसरे रील वाले डॉक्टर भी बहुत हैं जिन पर 100% लोग भरोसा करते हैं और वो भी खुद को डॉक्टर ही मानने लग गए आजकल। यही और तो रील कह से रहा हूं। यूट्यूब तक का ये मामला है जहां पर इस व्यक्ति की जान चली। कॉन्फिडेंस देखते हैं ना, वो कहते हैं ठीक हो जाएगा, हर चीज ठीक हो जाती है उनके यहाँ, तो वो कहते हैं ये तो मेरा देश ऋषियों मुनियों वाला देश, इसमें एक लाइन जोड़ दे आप तो हो जाएगा काम, तांत्रिक बाबा वाला देश। तो ये गड़बड़ है, गड़बड़ गुर्बत की वजह से है, जहां हम जैसे क्वालिफाइड डॉक्टरों के न रहने की सुविधा है, न उनके बच्चों के लिए स्कूल हैं, न उनके बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है, न बेसिक सुविधाएं हैं, आप पूल छोड़ दीजिए। तो ये क्वालिफाइड डॉक्टर गांवों में जहां नहीं जाते हैं, और लाखों गांव हैं जहां पे ऐसे गणपति सेवा सदन जैसे सेवा कर रहे हैं लोग, और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं ये अप्रिशिएट भी करता हूँ। जुकाम बुखार का इलाज बहुत अच्छा करेंगे ये लोग, सही दवा इनके कुछ जरूर ऑलरेडी डॉक्टर्स आते होंगे यहाँ जो करते होंगे। मेरे घर के बगल में ग्रेटर कैलाश में सनातन धर्म मंदिर में हम लोग जाते हैं कभी कभी, हमने कुछ लोगों को रेगुलर भी जाते हैं, हर गुरुद्वारे में जाते हैं क्वालिफाइड डॉक्टर। मैं इसको नेगेटिव, इसका पॉजिटिव बना रहा हूँ नेगेटिव का। आप इतनी सेवा सदन धर्मशालाएं जिसमें है, वहां पे आसपास के डॉक्टर को बुलाइए, उनको सुविधाएं दीजिए, और उनसे अपने देश की इतनी बड़ी आबादी है जिसके लिए आपके पास डॉक्टर है ही नहीं, और डॉक्टर्स के साथ जो हो रहा है उसकी वजह से अब इनकी 3rd जनरेशन डॉक्टर नहीं बनेगी। ये भी मैं बता रहा हूँ एडवांस में, मैंने एक प्रोग्राम में और बताया था। तो उसके लिए हमको मेडिकल के संबंधित जो काम है उसको जरूर धर्म से जोड़ना पड़ेगा और बेसिक सुविधाएं देनी पड़ेगी। जुकाम बुखार के लिए क्वालिफाइड सर्जन की जरूरत नहीं है। और ये जो साहब यूट्यूब देख के कर रहे थे, ये मानसिक रोगी हैं, गुंडे भी हैं, बदमाश भी हैं, क्वैक नहीं है ये। क्वैक तो थोड़ा बहुत पढ़ा वाले को कहते हैं भाई, ये क्रिमिनल है। ये इसने गणपति जी का नाम बदनाम किया है। मुझे तकलीफ हो रही है जब से मैंने गणपति जी का बोर्ड देखा है। ऐसे बहुत सारे बोर्ड हैं डॉक्टर साहब, यहाँ पर तो एक बोर्ड हम आपको दिखा रहे हैं, आप खुद ही बहुत अच्छे से वाकिफ है, इतना लंबा आपका एक्सपीरियंस रहा है। डॉक्टर सैनी, अब हाँ आप अपनी बात भी रखिएगा डॉक्टर सैनी, लेकिन देखिए यहाँ पर डॉक्टर वली ने एक नई बात भी रखी है, एक नई बहस भी इसी के साथ शुरू होती है कि हमारे देश में पहली बात
कितने क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं? दूसरी बात, क्या वो डॉक्टर्स दूर दराज के इलाकों में जाके इलाज करते हैं या नहीं करते, और नहीं करते तो क्यों नहीं करते? डॉक्टर्स की कमी है तो क्यों इस और ध्यान नहीं दिया जाता? इतना बड़ा हेल्थ बजट सरकार हर साल रखती है। बिना हेल्थ, एजुकेशन और सुरक्षा के डेवलप्ड कंट्री हम नहीं बन सकते। अगर हम लक्ष्य 2047 तक का रख रहे हैं तो जब हमारा हेल्थ सिस्टम इतना गड़बड़ाएगा, खराब होगा, तो बताइए हम कहां से डेवलप कंट्री बनेंगे? देखिए, आपने एक बात बिल्कुल सही उठाई कि हमारे डॉक्टर्स कितने हैं और क्वैक कितने हैं। ये एक आंकड़ा कहता है कि कम से कम जितने हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उससे कम से कम 10 टाइम्स ज्यादा हमारे पास अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। अनक्वालिफाइड डॉक्टर जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। एक वो भी अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो कि होम्योपैथी, जो किसी एक पद्धति के डॉक्टर हैं दूसरी पद्धति में करते हैं। ये तो एक बात हुई कितनी संख्या में हमारे पास है। दूसरा, आपने कहा यस, एक टाइम था जब हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स दूर दूर जगह तक नहीं पहुंचते थे, लेकिन आज मैं देखता हूं, मैं असेसमेंट करने भी जाता हूं हॉस्पिटल्स में और दूसरी जगहों पर, हमने देखा कि अब क्वालिफाइड डॉक्टर्स हर जगह पर हैं, लेकिन उसके साथ साथ अनक्वालिफाइड लोग भी पनप रहे हैं और उसको पनपने दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। उसको जब तक हम नहीं करेंगे, बिल्कुल सही कहा, जितने कानून हमारे पास बने, अंशुमन ने बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर अंशुमन ने, कि मेरे पास जो मेडिकल काउंसिल है वो मेरे पर एक्शन ले सकते हैं क्योंकि मेरे पास डिग्री है, और यदि मैं उसके अनुसार काम नहीं करता, उसके पास कोई प्रावधान नहीं है कि जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर है उसके ऊपर प्रावधान, उसके ऊपर कोई एक्शन करे। तो बिल्कुल, एक हमारे वकील साहब ने बहुत अच्छा कहा कि आप कोर्ट केस क्यों नहीं करते। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोर्ट केस करना एक आम आदमी के लिए या किसी एसोसिएशन के लिए आसान काम नहीं होता। यदि ये जनता का काम है, ये जनता के लिए काम हो रहा है कि अनक्वालिफाइड लोग नहीं होने चाहिए, तो क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि उसके ऊपर अच्छा कानून लाए? और यदि वो कानून के दायरे में रह के भी कोई काम नहीं होता तो उसके लिए केस लड़ें। ये सारे केसेस सरकार को लड़ने चाहिए। कोई एसोसिएशन या किसी एक आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता, ना इतना वक्त हो सकता है कि इन केसेस पे, क्योंकि एक एक केस इतने दिन तक चलता है कि उसके लिए इतना संयम रखना, अपनी तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं बना सकता है। तो ये एसोसिएशन अपनी तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं बना सकता है जिसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ये सरकार के काम है। डॉक्टर सैनी, आशुतोष जी, एक मिनट आशुतोष जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि इन केसेस को सरकार को अपने हाथों में देना चाहिए और इन सरकारों को अपने से लड़ना चाहिए इस कोर्ट में इन केसेस को, क्योंकि आम जनता के भले के लिए। अंशुमन, आपसे इसी बात का जवाब, और डॉक्टर वली ने जो बड़ी बात कही है कि देखिए डॉक्टर्स की कमी देश में और दूर दराज के इलाकों में बहुत कम, इसीलिए मजबूर है जनता ऐसे झोला छाप के पास जाने के लिए। जो बात कही है कि देखिए मजबूर कर दिया गया। और मैं कहूंगा कि जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, जो जिस स्टेट में इलाज कहीं नहीं होता था उस मरीज को रेफर किया था मेडिकल कॉलेज, वहां इलाज होता था। आज आंखों के सामने पर्दा गिरा दिया गया, जो इलाज कहीं नहीं होता प्राइवेट अस्पताल रेफर कर दो, कॉर्पोरेट अस्पताल। छोटे सिटी से डिस्ट्रिक्ट से कैपिटल से दिल्ली, मुंबई जैसी जगह, ये नेक्सस है कॉर्पोरेट का सरकार के साथ, इसमें कोई नकार नहीं सकता है। ये विफलता को छुपाने के लिए बाबाओं को पनपने दिया, विफलता को छुपाने के लिए ऐसे झोला छापों को पनपने दिया। अगर इन पे कार्रवाई करेगी सरकार तो पब्लिक कहे कि भाई कहां जाए ये तो बता दो, इलाज तो होना चाहिए, तो सरकारी अस्पताल में सुविधा उपलब्ध कराओ। कौन इस मुसीबत में पड़े? राजनीति में धर्म का धंधा भी चलाना है, बहुत सारे धंधे चलाने हैं, छोड़ो स्वास्थ्य को, राम भरोसे छोड़ दो। अब चलिए, डॉक्टर की कमी, जो डॉक्टर सैनी ने कहा बिल्कुल सही आंकड़ा है, 10 टाइम्स अभी ज्यादा हमें डॉक्टर्स बनाने की जरूरत है। लेकिन आबादी जिस कदर बढ़ रही, जिस रफ्तार से हम डॉक्टर बना रहे हैं, आंकड़ा कहता है 30 साल लगेंगे इसकी भरपाई करने में। अब सोचिए कितना हम पीछे चल रहे हैं। आप प्रोडक्शन डॉक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन हेट्रोजीनस है। बड़े सिटी में डॉक्टर ज्यादा है, छोटे सिटी या मिड सेगमेंट सिटी में डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर हैं उनका अपना नर्सिंग होम है। मतलब सरकारी व्यवस्था होमोजीनस डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है कि बराबर हर जगह उपलब्धता के हिसाब से और उस एरिया के बीमारी के हिसाब से उपलब्धता की जाए, नहीं है। ये कमी बहुत बड़ी कमी है। ये है ग्राउंड रियलिटी। बिल्कुल जी, आशुतोष जी बताइए। देखिए, मैं जो कोर्ट वाली बात जो मेरे मित्र ने भी कही, डॉक्टर सैनी ने, मैं उनको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर सैनी ने, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हर इंसान अगर सिर्फ कंप्लेंट ही अपने आप में करता रहेगा, देश में ये नहीं है वो नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह,
तो कहीं ना कहीं एक्शन तो लेना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे कंप्लेंट पे कुछ सुना नहीं जा रहा है, तो आपके पास फोरम है जो आपके कंप्लेंट को सुनेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं हम वहां जाने नहीं चाहते, हम क्यों जाएं वहां पे? अगर आज ये जो लड़का जिसकी मौत हो गई उसके भी परिवार वाले बोले कि नहीं हम तो जाएंगे नहीं साहब पुलिस स्टेशन, हम क्यों जाएं, हम क्यों आकर कंप्लेंट करें, तो फिर तो कोई न्याय होगा ही नहीं, कोई व्यवस्था होगी ही नहीं। आपके लिए व्यवस्था बनाई गई है, आपको वहां पे जाना चाहिए। आप अगर आप चाहते हैं लोगों के हित में काम करना तो कुछ काम करना पड़ेगा। हम लॉयर्स भी करते हैं, हमें भी बहुत सारे हम प्रो बोनो केसेस लड़ते हैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए, हमें करना पड़ता है ये इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। और ये एक मिनट मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। तो ये कहना कि व्यवस्था नहीं है तो ये गलत बात है। व्यवस्था है, एक मिनट डॉक्टर सैनी, दूसरी सैनी का आंसर इसी पर। दूसरी बात, डॉक्टर सैनी, एक सेकंड में से बोलना चाहता हूं। 10 सेकंड डॉक्टर सैनी। मैं सर आशुतोष जी, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं कि पहली बार हमें जाना चाहिए, लेकिन जब ये मेरा पर्सनल किसी का, यदि ये आम जनता के लिए काम हो रहा है, ठीक है, तो सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। बिल्कुल आशुतोष जी, लास्ट कमेंट से हम आगे आने को तैयार हैं। हम केस को लेकर आएंगे, लेकिन उसके देखिए पहले तो मुझे ये मैं कहना चाहता हूं कि आज के डेट में लोगों को इस तरह के जो बाबा हैं जो झोला छापे उन पे क्यों भरोसा आ रहा है, ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। लेकिन आज बहुत क्लैरिटी यहाँ पर हुई है कि आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या, आईएमए के पास क्या पावर है, आईएमए की लिमिटेशंस क्या है, उसको लेकर हमने बात की, और क्या कानून को भी सख्त करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में क्या वाकई डॉक्टर्स की कमी है, जो कि इस पैनल ने कम से कम ये बताया कि डॉक्टर्स की कमी है, लोग मजबूर हैं, लेकिन कानून भी सख्त इस पर होने चाहिए।